गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है ऑप्टिक्स, जिससे आप लोगों को 14 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो है वह स्टडी ऑफ लाइट है। इसमें हम लोग जो भी पढ़ते हैं लाइट से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्टिक्स जो है भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें आप लोगों को यह ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्लास 10th का देख लेना है। आपको एक बार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यह आपका 10th में पहला चैप्टर था, और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये पहला चैप्टर था आपका, प्रकाश का परावर्तन, और ये था दूसरा चैप्टर आपका प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। इसमें आप लोगों को हम शॉर्ट में रिवीजन करवा देते हैं। पहले आप लोग लाइट लिखिएगा। लाइट प्रकाश। प्रकाश ये वह भौतिक कारक है जिससे हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, इससे हमको देखने की संवेदना प्राप्त होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो किसी सरल रेखा पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गमन करती है। इसके बाद आप कीजिएगा सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश स्रोत, यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश आती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। फिर था इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, आपतित किरण, यानी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, जब आपतित किरण किसी सतह पर पड़कर पुनः वापस जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। और इसके बाद आप लोग कीजिएगा नॉर्मल अभिलंब। किसी सतह पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। देख लें, ये एक सरफेस है और ये सन है। इससे जो किरणें आती है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंस रे, आई। और इस सतह पर पड़कर जो किरणें वापस चली जाती है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और जब इस पर हम लोग लंब डालते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। यह आपका है नॉर्मल। और इस पॉइंट को जिस पर आपतित किरणें आई थी उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन
बिंदु इस बीच का एंगल जो होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो है किरण होता है, कोण होता है, उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। अब इसमें आप लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों देख लीजिएगा। हम आपको यहाँ थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो पहले आप समझिए रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन में जो भी किरणें आती है, जिस मीडियम से, जिस माध्यम से किरण आती है, फिर वह जो है उसी मीडियम में चली जाती है, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं परावर्तन। जैसे हवा से चला था, हवा में गया, तो यह आपका रिफ्लेक्शन है। जल से जल में, कांच से कांच में, कांच से कांच में, ये सारा का सारा जो है आपका रिफ्लेक्शन है। इसमें मीडियम चेंज नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। परावर्तन में जो है मीडियम चेंज नहीं होता है। तो पहला इसका रूल है, आपतन कोण और परावर्तन कोण यह जो है हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी ये एंगल और ये एंगल हमेशा जो है वह बराबर होता है। चाहे दुनिया में कहीं भी परावर्तन हो, यह सब जगह जो है बराबर होता है। दूसरा है आपका ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और इस बिंदु पर जो अभिलंब डाला गया है, यह तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लीजिए। दूसरा, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। ये आप 10th में ही पढ़ चुके हैं। और इसमें जो है जब किरणें परावर्तित होती है तो उसमें जो है इसका दिशा बदल जाती है। हो सकता है इसमें आपको यह भी पूछ दे कि जब परावर्तन होता है तो उसमें क्या क्या चेंज होता है। तो पहले आप तो देखिए, मीडियम तो चेंज होता नहीं है। प्रकाश के परावर्तन में मीडियम चेंज नहीं होता है। दूसरी बात, अगर प्रकाश आपतित होकर किसी सतह पर रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसकी दिशा जो है चेंज हो भी सकती है और नहीं भी। देख लीजिए, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। यहाँ दोनों का दिशा चेंज हो गया। यहाँ तक आया था, इसका दिशा चेंज हो गया। लेकिन जब कोई किरणें परपेंडिकुलर आपतित होती है अभिलंब रूप से 90 डिग्री पर,
तो जो है फिर उसकी भी दिशा चेंज हो जाती है। इसकी दिशा इधर थी और इसकी दिशा इधर थी। तो यह जो है हमेशा याद रखिएगा कि परावर्तन में जो है दिशा चेंज होती है। अब आप देख लीजिए प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इसमें क्या होता है? परावर्तन में आपने देखा, इसमें आपने देखा कि इसमें आपने देखा कि परावर्तन में मीडियम चेंज नहीं होता है, लेकिन हम लोग अपवर्तन में जाएंगे तो यह मीडियम चेंज हो जाता है। तो देख लीजिए ये आपका सरल है और ये आपका सघन है। तो सरल का अपवर्तनांक कम होता है और सघन का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो प्रकाश जब सरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह सीधे जो है नहीं जाती है, यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये इसका नॉर्मल था, अभिलंब की ओर मुड़ गया। और जब प्रकाश सघन से सरल में जाती है, सघन से सरल में जाती है, तो यह जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। यह इसका नॉर्मल था, सघन से सरल में जाती है तो अभिलंब से यह सीधे नहीं गया, अभिलंब से दूर हट गया। और जब सरल से सघन में जाती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, इस कोण को कहते हैं हम लोग अपवर्तन कोण। ये आई है आपका, ये आर है। और इसका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही हम लोग इस कांस्टेंट को दोनों माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसे हम लोग लिखते हैं साइन आई बटा साइन आर साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू 1/2 साइन आई बटा साइन आर बराबर इसको म्यू 2 बटा म्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर। इसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी थ्योरम होंगे उनमें ये यूज होगा, इसलिए इसको आप लोग निश्चित रूप से ही याद कर लेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण से पहले आप लोगों को पढ़ाया अभी प्रकाश का अपवर्तन। तो क्रिटिकल एंगल में क्या होता है, एक प्रकाश सघन माध्यम है, समझिए, और ये सरल माध्यम है।
सरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है और सघन माध्यम का ज़्यादा होता है। तो प्रकाश सघन माध्यम से सरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ गया ऐसे। इसको हम लोग कहेंगे I1, इसको कहेंगे R1। अब इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसको कहते हैं I2 और ये आपका हो गया R2। देखिए I बढ़ा रहे हैं तो आपका R भी बढ़ता जा रहा है। I2 को और बढ़ा दीजिए, ये हो गया आपका I3, तो आपका ये हो गया R3। देखिए R3 अब आपका जो है 90 डिग्री का हो गया। तो ये R3 I3 के लिए 90 हुआ, इसीलिए I3 को हम लोग कहेंगे क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। अगर आप इसको साफ फिगर में बनाइएगा तो ये बनेगा आपका, ये R हो गया 90 डिग्री, तब इसको हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। आपका ये ऊपर सरल माध्यम है और नीचे सघन माध्यम है। जब प्रकाश सघन माध्यम से सरल माध्यम में प्रवेश करती है तो 90 डिग्री अपवर्तन कोण, 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे IC से सूचित किया जाता है। देख लीजिए ये आपका हो गया क्रांतिक कोण। अपवर्तनांक तो पढ़े होंगे क्लास 10th में भी। अपवर्तनांक जो है हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और निर्वात में, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इसको हम लोग म्यू लिखते हैं C0/Cm। C0 हो गया हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और Cm जो हो गया आपका ये हो गया मीडियम में प्रकाश की चाल। तो अब हम लोग निकालते हैं अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। देखिए आपका हो गया ये क्रिटिकल एंगल होगा क्योंकि R आपका 90 डिग्री हो गया। ये आपका सघन माध्यम है, डेंजर है, टेंसर माध्यम है और ये आपका सरल माध्यम हो गया। तो इसका हम लोग अपवर्तनांक μ1 लेते हैं और इसका μ2 लेते हैं। तो चूँकि हम लोग स्नेल के नियम से लिखेंगे, नियम से μ1 sin I बराबर μ2
साइन आर। अब देखिए क्रांतिक कोण के लिए आर 90 डिग्री होना चाहिए, तो म्यू 2 साइन 90 म्यू 1 साइन, तब ये आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण कहलाता है। तो इसको IC लिखेंगे। म्यू 1 साइन IC बराबर म्यू 2 साइन 90 का मान जो है 1 होता है। तो साइन IC बराबर म्यू 2 बटा म्यू 1। अब ये देखिए सरल माध्यम है, अगर यह आपका हवा हो जाए, अगर सरल माध्यम आपका हवा हो जाए तो हवा का अपवर्तनांक जो है वह 1 होता है। तो म्यू 2 के जगह जो है आप 1 लिखिएगा। और अगर सघन माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग म्यू मान लें, इसका अपवर्तनांक हम लोग अगर म्यू मान लें, यदि सरल माध्यम हवा हो तो म्यू 2 बराबर 1 हो जाएगा, तथा सघन माध्यम का अपवर्तनांक म्यू हो तो म्यू 1 की जगह हम लोग, देखिए सघन माध्यम है, इसका अगर म्यू हो जाए तो म्यू 1 की जगह म्यू होगा, और यह हवा हो जाएगा तो म्यू 2 की जगह 1 हो जाएगा। तब आप यहाँ से लिखिए क्या हो जाएगा, साइन IC बराबर साइन IC बराबर म्यू 2 के बदले 1 लिखिएगा, म्यू 1 की जगह म्यू लिखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, म्यू साइन IC बराबर 1 हो जाएगा, और म्यू बराबर 1 बटा साइन IC हो जाएगा। ये आपका निकल गया क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच का संबंध हो गया। आप पॉज करके उतार भी सकती है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इससे आगे हम लोग चलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए अभी हम लोग क्रांतिक कोण पर है, सघन से सरल में अगर ये 90 बन जाता है तब इसको आप कहते हैं क्रांतिक कोण। इस क्रांतिक कोण से आपतन कोण बड़ा कीजिए, ये वाला। अब देखिए इसके लिए अपवर्तित किरणें ये था, तो इसके लिए क्या होगा, यह भी अभिलंब से दूर हटेगा तो फिर आ जाएगा इधर। तो देखिए सघन से चला था प्रकाश, फिर सघन में ही आ गया, लेकिन यहाँ जो है अपवर्तन के नियम का पालन हुआ, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हुआ, तब इस चीज़ को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें हम लोग साफ फिगर बनाएंगे, तो ये बनेगा आपका ऐसे, ये देखिए सघन और ये है सरल। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से सरल माध्यम में प्रवेश करती है तो
आपतन कोण के मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर प्रकाश पुनः सघन माध्यम में ही प्रवेश कर जाती है, तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इसका अनुप्रयोग हम लोग देख लीजिए, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। इसका अनुप्रयोग जो होता है हीरा में होता है। हीरा जिससे हम लोग आभूषण बनाते हैं, तो हीरा में जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसीलिए जो है हीरा चमकता है। दूसरा मरीचिका जो है वह एक प्रकाशीय भ्रम है, जिसके कारण जो है हम लोग को कुछ दूरी पर, खास करके रेगिस्तान में या गर्मी के दिनों में कभी कभी नेशनल हाईवे पर भी ऐसा दिखाई पड़ता है। कुछ दूरी पर हम लोगों को लगता है कि ऐसा वहाँ पानी है, लेकिन वो होता नहीं है। वहाँ जाने के बाद जो है एक्चुअली में पता चलता है कि यह जो है प्रकाश का जो है रिफ्लेक्शन था, प्रकाश का यह परावर्तन था। तो प्रकाशीय भ्रम को, उसी को हम लोग कहते हैं मरीचिका। तीसरा है इसका प्रयोग जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, हम लोग प्रिज्म में भी इसका होता है। और प्रकाशीय तंतु में भी उसका अनुप्रयोग होता है। ये आप लोगों का एक टॉपिक है जिससे कि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रकाशीय तंतु होता क्या है। प्रकाशीय तंतु जो है वह एक बेलनाकार पाइप होता है कांच का, ये कांच का बना होता है। तो इसका बीच वाला भाग जो होता है वह कोर कहलाता है। बीच वाले भाग को हम लोग कोर कहते हैं। और यह जो है हाई क्वालिटी वाले कांच का बना होता है, उच्च गुणवत्ता वाले कांच का बना होता है। इसके ऊपर जो है साधारण कांच होता है, उसका एक परत चढ़ा होता है, इसको हम लोग क्लेडिंग कहते हैं। इसको हम लोग, ये वाला पार्ट जो है क्लेडिंग कहलाता है। और इसके ऊपर चारों साइड एक पेंट चढ़ा होता है, उस पेंट का नाम है पॉलीयूरीथेन। इसको हम लोग कहते हैं जैकेट। यह क्या करता है, इस प्रकाश तंतु को घिसने से बचाता है। तो देखिए प्रकाश तंतु में जो है 3 पार्ट होते हैं। सबसे बीच वाले भाग को कोर कहते हैं, और उसके ऊपर जो है साधारण कांच का बना होता है, उसको क्लेडिंग कहते हैं। और लास्ट में जो है पॉलीयूरीथेन का एक पेंट चढ़ा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैकेट कहते हैं। यह जैकेट जो है प्रकाश तंतु को घिसने से बचाता है। इसमें देखिए कोर जिस कांच का बना होता है उसका नाम देखिए क्वार्टज। ये कांच है, हाई क्वालिटी का कांच होता है, उसी का बना होता है। यह करता क्या है, तो चूंकि यह हाई क्वालिटी का कांच का बना होता है, तो कोर का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है और क्लेडिंग का कम होता है। तो ये ज़्यादा हो गया तो ये सघन माध्यम हो गया, इसका अपवर्तनांक कम हो गया तो सघन माध्यम हो गया। प्रकाश जब इंटर करता है तो
तो यहाँ इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, फिर प्रकाश इसी माध्यम में वापस आ जाता है, फिर यहाँ वही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर प्रकाश यहाँ, यानी जितनी तीव्रता के साथ यह इंटर किया था प्रकाश, उतनी ही तीव्रता के बाद जो है यह बाहर निकलती है। तो यहाँ से यहाँ आने में प्रकाश की तीव्रता वह घटती नहीं है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रकाश तंतु। प्रकाश तंतु वह युक्ति है जो प्रकाश को उसकी तीव्रता के बहुत ही कम होने पर एक जगह से दूसरे जगह प्रेषित करता है।